हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ 316। मैं हूं सौरभ शांडिल्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म जो है वो सुना सुनाया लग रहा होगा। इसलिए सुना सुनाया लग रहा है क्योंकि आपने क्लास 10 में ही जो आपका चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, उसमें ऐसा ही एक टर्म सुना था या फिर देखा होगा, और वह टर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। जैसे कि 5x² + 9x + 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x का हाईएस्ट डिग्री है 2, और जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है वह हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, x² + 9। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है? ये सवाल आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब 0 के बराबर लिख देते हैं तो वह बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 5x² + 9x + 4, ये पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और जब इसे इक्वल टू 0 कर दिया गया तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को जानेंगे कि हम लोग डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, where a, b and c are real numbers and a should not be equal to 0। एक ऐसा इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, जहां a, b और c रियल नंबर होने चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो ये जो आपको ax² + bx + c = 0 मिल रहा है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में मिलेगा उसमें बस आपको चेक करने को मिलेगा कि कौन सा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आपको उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हम एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, दोनों में से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए अभी हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी कि जो इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, जहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स होने चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वैसे ही इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले मिल रहा है x + 1 का होल स्क्वायर। x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसे हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। कौन से फार्मूला से? a + b के होल स्क्वायर से। वो फार्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। a² + 2, a के जगह पे x, b के जगह पे 1 + b²। तो b के जगह पे 1 था तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 3 से, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2 × x 2x, 2 × -3 -6। अब यहाँ पर हमें मिलेगा x²
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हमें क्या करना होगा, इधर तो हमें RHS में 0 मिलता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए इधर 0 लाना होगा। 0 कैसे आएगा, तो इन दोनों को LHS में हमें ट्रांसपोज करना होगा। तो इन दोनों को हम लोग LHS में ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करने पे हम जानते हैं कि साइन बदल जाता है। जैसे ये प्लस साइन के साथ है 2x, LHS में जाएगा तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। और ये -6 है RHS में, LHS में जाएगा तो +6 हो जाएगा। और इधर बच गया 0। अब देखिए प्लस 2x माइनस 2x ये तो कैंसिल हो जाना है। अब बचा क्या, तो x², 1 और 6 को ऐड यहाँ पर करना है तो +7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो हमें वेरिएबल मिला, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी है। देख लेते हैं कैसे। यहाँ आप देखिए x² प्लस, अब x वाला टर्म तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन असल में वो x वाला टर्म इसलिए गायब हो चुका है क्योंकि b का वैल्यू 0 है। 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो यहाँ पर a, b और c का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। जैसे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a क्या होता था, जनरल फॉर्म आप लोग याद करिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a क्या होता था, x² का कोएफिशिएंट होता था। यहाँ पर x² से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होता है, हम जानते हैं। तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए b होता है x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, 0 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 0। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा, देखिए c होता है कांस्टेंट टर्म, तो c का वैल्यू हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमें a, b और c का भी वैल्यू मिल जा रहा है। हालांकि हमें सिर्फ यहाँ पर चेक करना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें ये मिल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिख देंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो है आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। पहले तो समझिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। जो भी दिया गया है सिचुएशन उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर ये सिचुएशन दिया गया है, इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बस हमें रिप्रेजेंट करना है। फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर भले लिखा हुआ है लेकिन वो फाइंड आउट नहीं करना है आपको, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। है क्या क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। हमें अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो लिखना है, यहाँ पर दिखाना है कि कैसे वो आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, एक के बाद एक, जैसे कि 35, 36, 7, 8 ये सब लगातार नंबर्स है ना। तो वैसे ही 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेना है। तो मान लेते हैं कि पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर x है देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो अभी हम बता रहे थे कि ये कंसेक्यूटिव है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक। अगर एक x हुआ तो इसके बाद जस्ट कौन सा आएगा, तो x प्लस 1। हम जैसे जानते हैं कि अगर मान के चलिए कि हमें एक इंटीजर दे दिया गया 7 और हम बोले कि इसके जस्ट बाद वाला जो है आप इंटीजर बताइए, तो क्या करना होगा, तो +1 करेंगे, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर पहला इंटीजर हमें पता चल गया कि x है, मान लिए हैं, तो दूसरा लगातार पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा, तो उसमें एक ऐड करने पर हमें वो मिल जाएगा, तो x प्लस 1। अब क्वेश्चन में दिया गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 के बराबर है, यानी कि
पहला पॉजिटिव इंटीजर x, इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है जब दूसरे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि x + 1 के साथ, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है? 306 के बराबर। अब देखिए, अब x तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर देखिए x इंटू +1 तो प्लस x इज इक्वल टू इधर है 306। अब ये 306, अब ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में RHS में क्या होता था? 0 होता था। तो इधर हमें 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करना होगा? तो 306 को LHS में ट्रांसपोज करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? तो x² + x, जब 306 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में तो ये प्लस साइन के साथ इधर था, इस साइड जाएगा तो माइनस साइन के साथ, तो x² + x - 306 = 0। देखिए ये सिचुएशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सभी पार्ट जो है आप बना सकते हैं। तो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ऐसा आप लोग पॉलिनोमियल में भी पढ़े हैं, जिसमें आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालना सीखते थे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। उसमें आप लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो है हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते थे। सेम वही जो है मेथड यहाँ पर भी यूज़ करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझेंगे। देखिए x² प्लस 5x नहीं 5x नहीं लेते हैं, 7x ले लेते हैं, 7x + 12 = 0। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में क्या किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हमें मिडिल टर्म को इस प्रकार से तोड़ना होता है ताकि ऐड करने पर वह मिडिल टर्म के बराबर ही है और मल्टीप्लाई करने पर वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ले लीजिए, 12 × x², ये हो गया 12x²। अब आपको इस 12x² को फैक्टराइज करना है। 12x² को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। 12 मेनली आप समझिए 12 को ही हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 12 को 2 से तो 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स, यानी कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो अब देखिए, अब इन 3 नंबर से कोई 2 नंबर बनाना है और देखना है कि कौन से 2 नंबर को ऐड करने पर 7 आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। तो देखिए अगर इसे हम लोग 4 × 3 लिख दें तो देखिए तो 4 और 3 दोनों को ऐड करेंगे 7 भी आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो जो हमें ज़रूरी है इसे जिस प्रकार से तोड़ना है वो दोनों नंबर हमें मिल चुका है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, लिख देंगे x² + 4x + 3x + 12 = 0। देखिए 7x को 4x + 3x लिख सकते हैं, ऐड करने पर 7x ही आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 4x × 3x, तो 4 3 = 12, x × x, x², 12x² हमें चाहिए भी था। अब इसके बाद क्या होगा, अब 2 का ग्रुप बनाते हैं यहाँ पर, x² और 4x का, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन लेने का मतलब हुआ x से डिवाइड करेंगे। अब हम इन दोनों को x² को जब x से डिवाइड किया जाएगा, देखिए x² को जब हम लोग डिवाइड करेंगे x से, जो कॉमन लिया गया है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, तो वो x लिख दिए। 4x में x जब कॉमन लेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, तो +4 ये हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन हो सकता है। इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है कि 3 हो सकता है कॉमन, तो +3 हम कॉमन ले लिए। अब 3 कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए 3x को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 कैंसिल, x बचा, तो x लिख लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हुआ, 4 आया, तो देखिए 4 = 0। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x + 4 जो है वो कॉमन हो जा रहा है, तो x + 4 कॉमन हुआ, तो बच क्या गया इसके बाद, x + 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर 2 आपको टर्म्स यहाँ पर हमें दिख रहा है, 2 मोनोमियल दिख रहा है, सॉरी मोनोमियल का है, 2 लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है और वो दोनों लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे कि दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो कब आएगा, वो तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो के बराबर हो, यानी कि या तो x+4 ज़ीरो के बराबर होगा या फिर x+3 ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है -4, और यहाँ से हमें x का वैल्यू जो है वो मिल जा रहा है -3। तो देखिए ये -4 और -3 क्या है, तो वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो देखिए जिस मेथड का प्रयोग किया गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, उस मेथड को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका सेकंड एक्सरसाइज। तो सेकंड एक्सरसाइज के भी एक दो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, और बाकी सब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये रूट इसमें है इस क्वेश्चन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसे ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2। इसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के द्वारा जो है इसका हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू निकालना है। देखिए आपको ये बताया जा चुका है ऑलरेडी कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि मिडिल टर्म को हम लोग इस प्रकार से दो पार्ट में तोड़े, ताकि ऐड करने पर तो वो मिडिल टर्म के बराबर ही है, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट चेक कर देते हैं कि कितना आना चाहिए। √2x² × 5√2। ये देखिए रफ है, रफ में आपको बनाना है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 × √2, ये हो जाएगा 2 और 5 और उसके बाद x², ये हो गया 10x²। अब इसमें क्या 10 के बारे में आप सोचिए, 10 को आपको फैक्टराइज कर लेना है। 10 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, देखिए 5 टाइम्स से और 5 से 1, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 5। अब देखिए हमें दो ही नंबर मिला। अब इन दोनों नंबर के बारे में भी थोड़ा सोचिए, क्या इन दोनों नंबर को ऐड करने पर 7 आ रहा है, देखिए मिल रहा है 7, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर देखिए 10 हमें मिल जा रहा है जो हमें चाहिए, यानी कि हम लोग 7x को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, √2x² + 2x + 5x, जो कि यहाँ पर दो नंबर आए हैं, इसी के साथ बस x लगा दिया गया है क्योंकि हमें x² यहाँ पर चाहिए था प्रोडक्ट में। तो 2x + 5x + 5√2 = 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये दोनों का ग्रुप जो है, इन दोनों में x तो कॉमन आसानी से दिख रहा है x, साथ ही साथ नंबर में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, वो है √2। अब ये कैसे हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 2 है तो 2 असल में कैसे बना होता है, तो देखिए √2 × √2 से, यानी कि अगर हम लोग √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो उससे हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पर जो 2 है इसमें भी √2 छिपा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से √2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2x कॉमन लेने का मतलब हुआ कि उससे डिवाइड किया गया। तो देखिए √2x² को जब हम लोग √2x से डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक x बच जा रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x प्लस, बीच में प्लस था तो प्लस। अब देखिए 2x को जब डिवाइड करेंगे हम लोग √2x से तो x कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अभी बता रहे थे हम कि 2 जो है वो 2 √2 से बना हुआ है, तो 2 के जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × √2। तो देखिए एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बस एक बच गया ना √2, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा √2। अब देखिए ये दोनों का हो गया खत्म। अब इन दोनों के बारे में सोचते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो देखिए +5 कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी है 5, इसमें भी 5 है, तो बच क्या जाएगा 5x को देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5x / 5, 5 कैंसिल, x बचेगा, तो यहाँ बच गया x, बीच में प्लस है तो प्लस। देखिए 5√2 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 कैंसिल, बच गया √2, तो √2 यहाँ पर आ गया = 0। अब देखिए अब क्या हो जा रहा है, x + √2 कॉमन हो गया दोनों में, तो x + √2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जा रहा है उसके बाद √2x + 5 = 0। अब यहाँ पर देखिए फिर से दो लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, यानी कि या तो x + √2 0 के बराबर होगा या फिर √2x + 5 0 के बराबर होगा।
तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू -√2, और यहाँ से हमें देखिए क्या मिलेगा, √2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, क्योंकि इधर +5 था, इस साइड जाएगा -5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/√2। तो x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू -5/√2, यह इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा ये। इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन नंबर 1 का बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, 6 ये सभी जो है वह सिचुएशन दिया गया है, और उसी को पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, और उसे जो है उसके जीरोस को फाइंड आउट करना है, उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग वीडियो बनाऊं हर एक एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तो उससे जो है आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का। ये क्वेश्चन है, देखिए, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वह उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। अगर हाइपोटेनियस उस ट्रायंगल का 13 सेंटीमीटर के बराबर है तो आपको बताना है कि बाकी 2 साइड्स का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। बताया जा रहा है कि इसका हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो इसका लेंथ दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ऑल्टीट्यूड और बेस के बारे में कोई आइडिया हमें नहीं है, लेकिन देखिए ऑल्टीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें बेस पता चल जाए तो बेस से ही 7 सेंटीमीटर छोटा है ऑल्टीट्यूड। तो देखिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x। हम मान लेते हैं कि राइट ट्रायंगल का जो बेस है वह x के बराबर है। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा देन, ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड तो बताया जा रहा था कि वह बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम यानी कि x से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x - 7। क्लियर होगा? अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें बेस का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं x, ऑल्टीट्यूड का हमें वैल्यू मिला है x - 7। अब देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो h स्क्वायर ध्यान दीजिएगा 13 का स्क्वायर या बराबर होगा p स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यानी कि वही ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है x - 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस क्या था हमारा, x था बेस, तो x का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। अब ये x - 7 का होल स्क्वायर है, तो ये देखिए a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। देखिए a के जगह पे x है और b के जगह पे 7 है, प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर। ये यहाँ तक का हो गया, और फिर प्लस x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 169 इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर -14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर -14x प्लस 49,
और इक्वल टू 169। देखिए ये बस अरेंज करके लिखा गया है, दोनों का साइड हम लोग चेंज कर दिए तो साइन में कोई बदलाव नहीं होता। अगर दोनों का साइड चेंज नहीं किया गया होता, किसी एक ही को दूसरी तरफ भेजा गया होता तो साइन चेंज हो जाता, लेकिन दोनों को हम लोग चेंज कर दिया ना, इस पूरे पार्ट को LHS में भेज दिए, इसको RHS में भेज दिए, तो साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसे हम लोग देखेंगे तो माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, अब इसे जो है फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना होगा। तो ये आपको सॉल्व करना है खुद से, इसके सॉल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।